स्पेस रखने का हमारा यही था कि 11 साल में मोदी सरकार की जो ये हिंदुत्व के नाम पे आए थे, तो हम हम इसका पैमाना थोड़ा छोटा रखेंगे कि हमारे हिंदू सनातनी समाज को क्या मिला इन 11 सालों में। तो संदीप जी, आप थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। एक तो आपने स्पेस रखा, उसके लिए बड़ा धन्यवाद। जी। और मोदी सरकार, या कहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को 11 साल हुए हैं, क्योंकि सरकार में तो कई मंत्री वो बदलते रहे और सरकार के सर्वे सर्वा तो वही हैं, पॉलिसी उनकी ही चलती है। तो सब कुछ उनके नाम पे हो रहा है, चाहे वो एक रेलवे का फीता भी काटना हो तो मोदी जी काटते हैं। तो सरकार, हम कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। और इस 11 साल में अगर हम देखें तो लोगों में जो उत्साह उमंग था 2013 में कि अब ये आए हैं और हिंदू धर्म के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट के रूप में इनकी ब्रांडिंग थी पूरी-पूरी। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण पे अटैक किया 2013 के चुनाव में, 14 के चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण पे अटैक किया इन्होंने। सच्चर कमेटी पे अटैक किया इन्होंने। पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पे गौ हत्या बंदी का सपोर्ट किया इन्होंने। अ, तो ऐसा लगा कि एक सरकार है, आएगी, या एक नेता है जो हिंदू धर्म के लिए सोच रहा है और बोलेगा। और गुजरात का जो इमेज था, जो मार्केटिंग गुजरात में राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ये जो लेफ्ट लिबरल्स ने किया इनकी मार्केटिंग, वो भी इनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में इनकी मार्केटिंग की गई, जिसमें हिंदू समाज, मैं भी हिंदू समाज में हूँ, हम सब फँसे। हमें लगा कि अ, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, मनोज मिट्टा, टाइम्स ऑफ इंडिया, जी न्यूज़, सुधीर चौधरी, ये सब इनके खिलाफ हैं और ये जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं, हिंदुओं के हित की बात कर रहे हैं, तो हमारे हित हित में होंगे। और ये असल में उल्टा हुआ पूरा-पूरा खेल जो है, अगर आप देखिएगा, तो उल्टा हुआ। और उसके बाद अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा, हमको लगा अमेरिका, अरे अमेरिका भी इनको दबाना चाहता है। तो ये एक एक रिवर्स मार्केटिंग का खेल हुआ, जिसमें हिंदू समाज फँसता चला गया। अब मैं पॉइंट वाइज़ कुछ पॉइंट रखता हूँ। जैसे 2013 2014 का इलेक्शन का पीक आवर था और 2013 सितंबर-अक्टूबर की बात है। गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार, तब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो वहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सच्चर कमेटी का विरोध किया और उस सुप्रीम कोर्ट के इस विरोध में उनका जो सबसे बड़ा इश्यू था, वो ये था कि जो स्कॉलरशिप है, वो प्री बोर्ड के स्कॉलरशिप पे गए थे कि स्कॉलरशिप किसी भी मज़हब और धर्म के आधार पे नहीं देना चाहिए, ये संविधान का उल्लंघन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मज़हब और धर्म के आधार पे किसी कमिटी का भी निर्माण नहीं होना चाहिए, ये संविधान का उल्लंघन है। तो हम लोगों को लगा कि एक सरकार खुल के जा रही है सच्चर कमेटी का विरोध करने। और उस समय जो लोग भी अवेयर थे, जैसे मैं पत्रकार हूँ तो अवेयर था, तो हम लोग सच्चर कमेटी का विरोध करते थे। सच्चर कमेटी के खिलाफ भी हम अखबार में लिखते थे। सच्चर कमेटी ने जो बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन किए थे, रंगनाथ मिश्रा आयोग, सच्चर कमेटी, जो हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़ने वाले थे। और ये जो मनमोहन सरकार थी, उसने इन दोनों कमेटी का निर्माण किया था। और उसमें जैसे रंगनाथ मिश्र आयोग कमिटी है, उसमें था कि अ, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, एससी-एसटी, वो तो मुस्लिम में भी हैं, ईसाई में भी हैं, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जबकि संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कहा कि एससी-एसटी के अलावा किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये जो अगर हम आरक्षण दे देंगे मुस्लिम, ईसाइयों को, तो धर्मांतरण में ये मदद मिल जाएगी। तो इसका विरोध था। रंगनाथ मिश्र आयोग ये लेकर आई, उसका भी मोदी सरकार ने विरोध किया, तो हमें लगा कि देखो ये हिंदू समाज के लिए कितना सोच रहे हैं। उसके बाद सच्चर कमेटी जो था, सच्चर कमेटी अगर आप देखेंगे तो सोनिया गांधी का जो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक है, वो आप ले लीजिए। अब एजुकेशन में मज़हब के आधार पे आरक्षण, आप एजुकेशन में मज़हब के आधार पे जो आपका स्कॉलरशिप, ये सब सारी चीज़ें की जो व्यवस्था थी, ये सब सच्चर कमेटी में थी और इसका भी इन्होंने विरोध किया। तो जब 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट में गए, तो हमें लगा कि संवैधानिक पोस्ट पे बैठा व्यक्ति संविधान के अंदर सिर्फ बोल नहीं रहा, ये विरोध कर रहा है
और ये हिंदू समाज के लिए कुछ तो करेगा, क्योंकि हिंदू समाज मनमोहन सरकार से ऑलरेडी इस मामले में पक चुकी थी। 3-4 ऐसे काम हुए थे, जिसमें से एक रंगनाथ मिश्रा आयोग था, दूसरा सच्चर कमेटी थी, और तीसरा हिंदू आतंकवाद था। और जिसके कारण, और चौथा एक राम सेतु का मुद्दा था। ये 4-5 मुद्दे ऐसे थे जिससे हिंदू समाज पूरा हिला हुआ था। और फिर भी क्योंकि मैं पत्रकार था तो उस समय फिर भी मनमोहन सरकार की एक छवि थी। इस छवि को इसके आधार पर भी जब नहीं हिलाया जा रहा था, तो हम लोगों ने भी उसमें पाप में भागीदारी निभाई है। 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला ये किया गया। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला भी ये किया गया। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला ये किया गया। और ये इतनी तरीके से किया गया, और उसके बाद एक अन्ना मूवमेंट खड़ा किया गया। तो मैं उस समय नई दुनिया अखबार में कवर करता था। अन्ना मूवमेंट को पूरा खड़ा करने में, शुरू में अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने में सोनिया की एनएससी का पूरा हाथ था। लेकिन उस मूवमेंट को बाहर से सपोर्ट करके, ताकि मनमोहन सरकार के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जा सके, ये आरएसएस ने किया था। और हम लोग आरएसएस से हमारी नजदीकियां थी। हमारे जो कई आरएसएस के मित्र थे, कोई खाने की व्यवस्था संभाल रहा है, कोई पंडाल की व्यवस्था संभाल रहा है, कोई माइक की व्यवस्था संभाल रहा है। रामदेव बाबा का पूरा जो वॉलंटियर्स लगा था, श्री श्री रविशंकर का वॉलंटियर्स लगा हुआ था। ये पूरा मूवमेंट यानी एक कंबाइंड मूवमेंट चल रहा था। तो उस मूवमेंट में जब ये 2-3 चीज हिंदू वाली आई, तो हिंदू और ज्यादा जो है मतलब आक्रोशित हुआ। लेकिन जब 14 में इनकी सरकार आई, तो इन्होंने एक-एक करके चीजों को पलटना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जिस सच्चर कमेटी का ये विरोध करते थे, उस सच्चर कमेटी को ये लागू किया। आपको बता दूं, कई लोग आपको जो खासकर भाजपा समर्थक है, वो कहेंगे अरे सच्चर कमेटी तो मनमोहन ने लागू किया था। ना, मनमोहन ने लागू किया पेपर में। जब ये मार्च अप्रैल में चुनाव थे और 14 का फरवरी का समय था, उस समय एकाएक कहा मनमोहन सरकार ने कि हम इसको लागू करते हैं वोट लेने के लिए, मुस्लिम के लिए। और आप जानते हो कि चुनाव आचार संहिता लगने के समय उन्होंने कहा था, ठीक थोड़ा पहले, तो उसमें वो लागू ही नहीं हो सकता था किसी भी तरीके से। लेकिन वो कागज में दिखाने के लिए कि हमने इसको लागू किया। फरवरी का महीना था, मुझे याद, जहां तक याद है मुझे। तो जो है 72 प्रावधान थे सच्चर कमेटी के। इन महोदय ने 72 के 72 प्रावधान लागू कर दिए। और ये आंख तब खुली, हिंदुओं को पता नहीं चला। ये पता चला 21 मार्च 2019 को। 4 साल 5 साल जो क्या होता रहा, हिंदुओं को पता नहीं चला। जब संसद में एक सवाल पूछा गया, और सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने लिखित रूप से संसद में ये जवाब दाखिल किया कि हमने सच्चर कमेटी के 72 के 72 प्रावधान लागू कर दिए। तब दिमाग ठपका। जो है मार्च का महीना था 2019। लेकिन अगर आप उस समय ध्यान दीजिए, तो उस समय उन्होंने टाइमिंग बहुत अच्छी चुनी थी। उस समय आपको पुलवामा का मैटर था, वो पुलवामा में जो अटैक हो गया था, फिर बालाकोट का इशू था। तो हिंदू समाज एक अलग ही मूड में था। सच्चर की रिपोर्ट कौन देखता उस समय कि ये क्या लागू किए हैं। तो हम लोगों ने सच्चर पे ध्यान भी नहीं दिया कि मोदी सरकार ने संसद में स्वीकार किया था। लेकिन बाद में पता चला कि सच्चर कमेटी पूरा लागू इन्होंने कर दिया। तो पहला जिसका विरोध किया सच्चर कमेटी का, उसे इन्होंने लागू किया। अब दूसरा आते हैं रंगनाथ मिश्र आयोग। रंगनाथ मिश्र आयोग को भी इन्होंने तरीके से लागू किया। और रंगनाथ मिश्र आयोग को लागू मतलब बनने से पहले अगर आप देखिए, पहले तो जाति की व्यवस्था हिंदू समाज की है, और उसमें एक मंडल कमीशन बनाया गया ओबीसी के लिए। वो भी जातिगत व्यवस्था, वर्गगत व्यवस्था नहीं है। उसमें जातियां शामिल होने के लिए आंदोलन करती है कि मुझे जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम कुर्मी हैं, हम ये हैं, वो हैं, हमको इसमें शामिल किया जाए। ओबीसी लिस्ट जो है केंद्र बनाती है। अब तो राज्य भी बनाती है और केंद्र भी बनाती है। तो ओबीसी के जरिए मुस्लिम आरक्षण और ईसाई आरक्षण का पहला रास्ता खोला ये जनसंघियों की सरकार ने। ये मोरारजी की सरकार थी। मोरारजी की सरकार ने मंडल कमीशन बनाया। मंडल एक करप्ट व्यक्ति थे। मंडल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। खुद वो सामंतवादी जमींदार थे, बीपी मंडल। और कुछ महीने में रिपोर्ट दे दी, जबकि भारत की कितनी जातियां हैं, उपजातियां हैं, उसकी जनगणना पे अब बात हो रही है। बिना जनगणना हो नहीं सकता, लेकिन उसने एक रिपोर्ट दे दी। और मंडल कमी इंदिरा गांधी आई, उसने उसको कूड़े में डाल दिया। राजीव गांधी ने संसद में कहा, जो खुद मोदी जी बार बार दोहराते हैं, कि अगर हम मंडल कमीशन लागू करेंगे तो हिंदू समाज बुरी तरह से टूट जाएगा। भारत का समाज उन्होंने कहा था टूट जाएगा। लेकिन फिर बीपी सिंह की सरकार आई, इन्होंने लागू कर दिया। तो मंडल की आड़ में सबसे पहले मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण देने की शुरुआत जनसंघियों ने किया, संघियों ने किया।
और ये बात अब आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी खुद 2019 के इलेक्शन में आप देखिए कि वो एनआई से इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमने ओबीसी के कैटेगरी में 70 मुस्लिम जातियों को हमने अब वहां पे सारा सुविधा मुसलमानों को आरक्षण दे रखा है गुजरात में। तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब एससी एसटी में लाना था, जिसके लिए रंगनाथ मिश्रा आयोग बना हुआ था, सोनिया की सरकार ने बनाया था। तो रंगनाथ मिश्रा आयोग के लिए इन्होंने क्या किया प्रावधान कि ऐसे तो नहीं, तो ओबीसी में तो ये मुस्लिमों को शामिल करते जा रहे हैं, ईसाइयों को शामिल करते जा रहे हैं। मणिपुर ही आप देख लीजिए, सारे कुकी क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो एसटी का पूरा लाभ ले रहे हैं, यानी वो मजहब का भी लाभ ले रहे हैं और वो एसटी का भी लाभ ले रहे हैं। और एसटी का लाभ जिस मैतेई को मिलना चाहिए, जिसके लिए कोर्ट ने कहा, उसको नहीं मिल रहा, उसके खिलाफ। तो डबल डबल फायदा ले रहे हैं। और इसलिए भारत में एक उसको डीलिस्टिंग मूवमेंट चल रहा है, जो भारत यहाँ की मुख्य धारा की मीडिया आप लोगों को नहीं बताती। कई आदिवासी इलाके में डीलिस्टिंग मूवमेंट चल रहा है, और उस मूवमेंट को भी हाईजैक संघ ने कर लिया है, ताकि लोगों को पता न चले। उसमें वो मौजूदगी दिखाते हैं, रहते हैं, हम सरकार तक पहुंचाएंगे। कई संघ के लोग मुझे बताते हैं कि इस मूवमेंट को भी हाईजैक कर लिया गया है। महाराष्ट्र में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। डीलिस्टिंग मूवमेंट का मतलब है कि एसटी समाज कह रहा है, एसटी समाज ही मेन कर रहा है ये मूवमेंट, कि जो लोग ईसाई हैं, अलग धर्मांतरण हो चुके हैं, उसको एसटी का लाभ देना बंद करें। ये पूरा मूवमेंट चल रहा है, पर हम लोगों को बताया नहीं जाता, और वहां की लोकल मीडिया में खबर हो जाती है बस। और जो आरएसएस उसमें घुसा हुआ है दीमक की तरह, वो इसको नेशनल लेवल पे आने नहीं देता। और वो कहता है थोड़ा समय लेते हैं, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज को ही भरमाता है, आपके देखिए राष्ट्रपति बना दिया है मोदी जी ने, ये सब वो कहता रहता है। तो इस डीलिस्टिंग मूवमेंट पूरा पूरा ये चल रहा है। उस बीच इन्होंने क्या किया, इन्होंने जस्टिस बालाकृष्णन कमेटी बना दी। अच्छा, जस्टिस बालाकृष्णन कमेटी को मोदी सरकार से पहले, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये 5 जन और ऑर्गेनाइजर लिख रहा था कि ये सोनिया गांधी की कैबिनेट के हैं, कैबिनेट किचन कैबिनेट के हैं, ये धर्मांतरित हैं, सोनिया गांधी के राइट हैंड हैं, यहाँ वेटिकन का कब्जा हो गया, कैथोलिक का कब्जा हो गया, ये सब संघी पत्रिकाएं लिख के हिंदुओं को भड़का रही थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने उसी बालाकृष्णन कमेटी का गठन किया, तो संघी पत्रिकाओं ने तारीफ की, और उसका जो बैकग्राउंड थे वो पहले खोल रहे थे, वो बैकग्राउंड नहीं खोला। तो जस्टिस बालाकृष्णन कमेटी क्या कह रही है, वो कह रही है कि एससी एसटी में जो जिसके लिए वो बनाया गया है, एससी एसटी में जो मुस्लिम हैं, पासमानदा हैं, ये सब, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो 2 चीजें हो गई हिंदुओं का, पहला सच्चर का विरोध, कमेटी का विरोध, उसको पूरा लागू किया। दूसरा रंगनाथ मिश्रा आयोग का विरोध, और उसके प्रावधान को लागू करने के लिए जस्टिस बालाकृष्णन कमेटी बना दिया, यानी मुसलमानों को। और इसीलिए इन्होंने पासमानदा मूवमेंट खड़ा किया, ताकि मुस्लिम समाज और समाज में हिंदुओं की तरफ से भी एक मूवमेंट खड़ा हो। मुझे एक गृह मंत्रालय के अधिकारी जानने वाले हैं मेरे, उनसे मेरी बात हो रही थी, और तो वो कह रहे थे कि ये पूरा जो है खुद सरकार की तरफ से पासमानदाओं के पक्ष में लेख लिखवाने के लिए, टेलीविजन चैनल में बहस करवाने के लिए, यूट्यूब चैनल पर पसमंदावाद करने के लिए, खुद सरकार ने ही इसको प्रेरित किया और अपने लोगों के जरिए इसको करवाया पूरी मीडिया में, ताकि नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद में पसमंदा के मुद्दों को उठा सके। तो जितना पसमंदावादी आपको दिख रहा है, वो सब किसी न किसी लाभ का हिस्सा होकर सरकार के एजेंडे को वो उठा रहा था, यूट्यूब पे बहस कर रहा था, अखबार में लेख लिख रहा था, अंग्रेजी अखबार में लिखा जा रहा था, हिंदी अखबार में एडिटोरियल लिखे जा रहे थे, चैनल पे बहस हो रहे थे। ये सब गवर्नमेंट करा रही थी, ताकि हिंदू समाज को ये मैसेज दे कि अब देखिए मोदी जी मुसलमानों को भी जाति में तोड़ने में लगे हैं, और मुस्लिम समाज को ये दे कि आप जो 90% 80% पिछड़े हो, वो हम आपको आरक्षण देने जा रहे हैं। डबल गेम उन्होंने खेला बुरी तरह से। और पासमंदावाद जब खड़ा हो गया, तो मोदी जी ने कहा कि पासमंदा समाज पिछड़ा है, ये है, वो है। तो वो सिर्फ आपको उसको आरक्षण देना जो है, ओबीसी में बड़े पैमाने पे, एससी एसटी में बड़े पैमाने पे वो जो आरक्षण देना है, ये उसकी पूरी भूमिका तैयार की गई। और जस्टिस बालाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन हम आप जैसे कुछ हिंदू जब इस चीज को समझ गए, लगातार बोलने लगे, लिखने लगे, इसका विरोध करने लगे, हिंदू समाज विरोध करने लगा, तो इन्होंने लगा कि इस बार तो हिंदू समाज जाल में ठीक से फंसा नहीं है, उसके फिर प्रयास किए जाएंगे जो है। लेकिन इसका विरोध हुआ तो थोड़ा उसको उस पर वो रुके। तो दूसरा मुद्दा ये था जो हिंदुओं के साथ चीट किया गया। तीसरा मुद्दा था पिंक रेवोल्यूशन। आपने देखा होगा 13-14 के चुनाव में सब जगह पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन।
सोनिया की मनमोहन सरकार में जो गौ 2006 की बात है, जो गौ हत्या का मुद्दा उठा, बीफ का मुद्दा उठा, वहां से 2006 से 6 से बीफ एक्सपोर्ट में भारत में का एक उपस्थिति दिखने लगी। और 2020 में मोदी सरकार में अगर आप देखेंगे, तो उसमें 20 से 25% की बढ़ोतरी हो गई और भारत नंबर 1, 2, 3 में आने लगा बीफ बीफ एक्सपोर्ट में जो है। तो जो इन्होंने कहा पिंक रेवोल्यूशन गौ हत्या बंद कराने के लिए, उसके भी उल्टे गए और बीफ में भारत को जो है आपको नंबर 1, नंबर 2 ब्राज़ील नंबर 1 है, शायद भारत नंबर 2 पे है। अब इसमें एक तर्क आता है संघियों का कि भई यहाँ तो हम गाय की का मांस नहीं जाता, भैंसे का मांस जाता है इसलिए उसको बीफ कहते हैं। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे मैंने लेख लिखा हुआ है। एक चीज़ है कि इनकी मंशा कैसी है, मंशा स्पष्ट होती है। पहला इन्होंने कानून लाने का प्रयास किया लाइवलीहुड एनिमल्स को, यानी जिंदा मवेशी कि जाओ भैया दुबई, सऊदी, इटली जहाँ जाना है, जिंदा मवेशी हम कंटेनर में भेजेंगे, वहाँ ये काटेंगे। इस आड़ में इन्होंने बड़ा खेल खेला। लेकिन जैन समाज खड़ा हो गया। हिंदू समाज तो सोया ही रहा क्योंकि उसको चापलूसी से फुर्सत नहीं है। नेता को ही गॉड बना रखा है, हिंदू समाज ने पैगंबर बना रखा है। तो वो जैन समाज खड़ा हो गया। जैन के जितने भी आज हमारे यहाँ एक बाबा देखिए जो बहुत बड़ा बाबा है, वो ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है, वो डेजर्ट सफारी कर रहा है। लेकिन जैन समाज के संत जो है अपने मंच से बोलना शुरू किए, विरोध करना शुरू किया और जिसके कारण लाइवलीहुड वाला इश्यूज ठप हो गया इनका जो है। फिर इन्होंने क्या किया, जो वो पूर्वोत्तर का जो मिथुन गोवंश में आता है वो, और अरुणाचल प्रदेश का वो राजकीय पशु है मिथुन को, उसको सितंबर 2023 में सितंबर 2023 में इन्होंने उसको उसके मांस के निर्यात की परमिशन दे दी। तो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि गौ मांस के निर्यात को लीगलाइज्ड किया गया। अब मिथुन के आड़ में सब चलेगा, तो गौ मांस के उसको एक तरह से लीगलाइज्ड किया गया और अब वो मिथुन का मांस निर्यात होगा। भारत में गौ मांस लीगलाइज्ड नहीं है निर्यात का, निर्यात करने के लिए लीगल नहीं है, बीफ में भैंसी जाता है। लेकिन भारत में 1500 से 1600 जो है वो आपको वैध बूचड़ खाने हैं। अवैध बूचड़ खानों की संख्या करीब 30,000 है। ये जो अवैध बूचड़ खाने हैं वही गाय का मांस सप्लाई करते हैं और वो भैंस के मांस में मिलाकर भेजा जाता है। बड़े पैमाने पे भैंस के मांस में मिलाकर भेजा जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब योगी जी आए थे तो उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा था अवैध बूचड़ खाने हम बंद करेंगे। तो हम लोग बड़े खुश हुए थे। अवैध बूचड़ खानों को लाइसेंस, उनसे वो चंदा भी लेता है भाजपा। तो इस समय उत्तर प्रदेश में करीब 50,000 गाय रोज काटी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति है। आपने गुजरात में देखा गौ-मांस में आपको जो समोसे में गौ-मांस वाला समोसा बिकता हुआ आपने देखा। आपने राजस्थान में देखा अलवर में आपके ज़ोमैटो, स्विगी की तर्ज पे ऑन डिमांड गौ-मांस सप्लाई हो रहा है। ये पूरा किया गया। तो क्या तीसरा खेल क्या किया इन्होंने, धारा 370 हिंदुओं से नारे पिटवा के धारा 370 हटवाया। हिंदू तो पागल, समझ में उतना आता नहीं, नारा पीटने लगे, हटा दिया, मोदी जी के अलावा कौन कर सकता था, बहुत अच्छी बात है। अब 370 हटाया तो जो कश्मीर में रणवीर पीनल कोड था वो भी खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है वहां, तो रणवीर पीनल कोड में कश्मीर में गौ हत्या पे भयंकर सजा थी। तो उसमें क्या करते थे, जब भी वहां गौ काटी जाती थी तो हिंदू शिकायत करते थे, तो शिकायत को लेना जरूरी था पुलिस के लिए। वो शिकायत लेते थे और गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए जाते थे, उनकी शिकायत तो लेते ही थे हिंदुओं। 370 हटने के बाद क्या हुआ, रणवीर पीनल पे कोड खत्म हुआ। अब हिंदू की शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जम्मू से, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से बड़ी संख्या में ट्रक जो कुछ पिछले कुछ सालों में पकड़ाए हैं, जिंदा गाय गोवंश ले जाकर और कश्मीर में खुलेआम काट के, और कश्मीर एक पूरा बीफ हब बना दिया इन्होंने। 370 हटा के कश्मीर को बीफ हब बनाया, जहां से कश्मीर से पूरा मांस सप्लाई बाहर की तरफ होता है और वहां यहाँ से जिंदा पशु सब जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने इस पर कई खबरें की है कि ट्रक के ट्रक पकड़े गए, पंजाब से ट्रक पकड़े गए, जम्मू कहाँ जा रहे थे, जम्मू कश्मीर। हिमाचल से कहाँ जा रहे थे, जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश से कहाँ जा रहे थे, जम्मू कश्मीर। हरियाणा से कहाँ जा रहे थे, जम्मू कश्मीर। सब जम्मू कश्मीर ट्रक के ट्रक जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? तो पता चला कि भाई ये तो तभी वहां पे अब लीगलाइज हो गया है, तो इसलिए वहां राजस्थान काटने के लिए जा रहे हैं पूरी तरह से। तो राजस्थान ये से जो भी 35 ट्रकें गए थे अभी रिसेंटली, मतलब मैं एक। एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद बोल देता हूँ, फिर वो रिदम खराब होगा। तो
तीसरा जो चीज़ था इनका कि वो उन्होंने पिंक रेवोल्यूशन का नारा दिया था, वो भी हिंदुओं को ठग के पिंक रेवोल्यूशन को इन्होंने बढ़ाया और आज भारत दूसरे-तीसरे नंबर पे है बीफ निर्यात में। बड़ी संख्या में गोवंश की हत्या की जा रही है और बसंजी तो सम्मान से कह रहे हैं। जैसे मनमोहन वैद्य ने कहा कि हमारे पूर्वोत्तर में हमारे 30,000 संघ के कार्यकर्ता जो हैं वो गोमांस खाते मतलब बीफ खाते हैं। राम माधव ने कहा बीफ का किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। मोहन भागवत ने कहा सामाजिक समरसता के लिए बीफ खाते हैं। तो संघ इसको समाज में लीगलाइज्ड करने लगी। लीगलाइज्ड कि आपको बीफ खाना नेचुरल है, जनरल है। अब आप गौ-मांस को स्वीकार कर लीजिए। गौ हत्या को स्वीकार कर लीजिए। तो तीसरा काम इन्होंने ये किया। चौथा काम किया कि मनमोहन सरकार ने कहा था कि देश के संसाधन मनमोहन सिंह ने जो कहा जाता है पूरा वो बयान तो नहीं है लेकिन फिर भी वही बयान हम लेते हैं कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का। अब इसको लागू किया नरेंद्र मोदी सरकार ने। अब अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी संसाधन हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, स्किल योजना, आपको स्कॉलरशिप योजना, ये सब योजनाओं पे मैंने जो 2 चैप्टर की मोदी सरकार पे किताब लिखी थी और फिर बाद में मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया गया तो मैं नहीं लिख पाया। वो मैंने जनता में वो किताब ट्विटर पे आपको पूरा मैंने ग्राफ बना के और आपको टेबल बना के दिया हुआ है। उस योजना में 35 से 38%, 37%, 42% किसी-किसी योजना में सब मुसलमानों को जा रहा है। अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक में 80% मुसलमानों को जा रहा है। अब आपको जैसे उदाहरण बताता हूँ, मनमोहन सरकार में मुसलमानों को पीएचडी कराने के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था नहीं थी फ्री में, लेकिन मोदी सरकार ने उसको लागू किया। उसके बाद यूपीएससी में अगर आप देखेंगे ये व्यवस्था थी, लेकिन उस पैमाने पे मुस्लिम सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन मोदी सरकार के दौरान यूपीएससी में बड़ी संख्या में मुस्लिम सेलेक्ट होने शुरू हुए। 2016, 17, 18 देखिए 52, 51, 50 ऐसे मुस्लिम सेलेक्ट होने शुरू हुए। उसके बाद जुडिशरी में सब जगह सरकारी नौकरी में अगर हम जो आंकड़े कई बार मैं देता रहता हूँ, आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में पूरे 67 साल में कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को कहा, दिया नहीं। 67 साल में 2.5% मुसलमान ही यूपीएससी में पहुंच पाए, सिर्फ 2.5%। लेकिन मोदी सरकार ने इसको 5.5 से 6% अपने 8 साल के कार्यकाल में, अब 4 साल और जोड़ लीजिए, अभी 8 3 11 3 साल और जोड़ लीजिए, तो 5.5 से 6%। तो पूरे 67 साल में 2.5% था, इनके 8 से 10 साल में वो दोगुना हो गया यूपीएससी में। उसे सरकारी नौकरी में 67 साल में मुसलमानों का जो परसेंटेज था वो 5.5% था। इनके सिर्फ 10 साल में 8-11%, 10.5 से 11% हो गया, यानी डबल हो गया। टेक्निकल जॉब जो ट्रेनिंग होता है जिसमें स्किल ट्रेनिंग, उसमें 20,000 मुसलमान 67 साल में ट्रेनिंग हुए थे। मुस्लिम ही कह रहा हूँ, अल्पसंख्यक नहीं। वो यहाँ 21.5 लाख इन्होंने पहुंचा दिया। तो सरकारी संसाधनों पे भी सबसे अधिकार दिया, सबसे ज्यादा। उसके बाद सरकारी सिस्टम में घुसाना शुरू किया। अब सरकारी सिस्टम में घुसाया क्यों? ये बात जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा इनका जो इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चलता है। अब ये क्या चल रहा था? सच्चर कमेटी में एक प्रावधान था कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में मुसलमानों को भरा जाए। तो पहला प्रावधान इन्होंने ये लागू किया कि सरकारी नौकरी में भरा जाए। दूसरा था कि जैसे उसमें एक प्रावधान है कि मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पुलिसकर्मी की भर्ती, मुस्लिम इलाके में मुस्लिम डॉक्टरों की भर्ती। तो ये एक अलगाववाद का पूरा-पूरा एजेंडा था सच्चर कमेटी का। जस्टिस राजेंद्र सच्चर और वो जस्टिस राजेंद्र सच्चर जबरदस्त प्रो मुस्लिम थे। कश्मीर के वार्ताकार भी मनमोहन ने उनको बनाया था। तो और पाकिस्तान के जो आईएसआई के एजेंट थे, उनके पेरोल पे जो कई लोग घूमने गए थे उसमें इनका भी नाम आता है। तो उन्होंने पूरी योजना वही बनाई पूरी। तो मोदी सरकार ने सच्चर कमेटी के जो प्रावधान सब थे उसको धीरे-धीरे पूरी तरह से लागू किया और जैसे मुसलमान इलाके में मुस्लिम डॉक्टर, पुलिसकर्मी। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि 2008-9 की बात है। अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आ गई तो इस रिपोर्ट को मनमोहन सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भेजा और कहा कि इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो क्या एक रिपोर्ट आई सच्चर कमेटी का भी पर भी सच्चर कमेटी किस तरह से लागू हुई, उस पर भी एक कमेटी बनाई गई, उसने रिपोर्ट दी और इसके बाद उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आरटीआई भी लगा। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पुलिसकर्मी की भर्ती कांग्रेस की किसी सरकार ने नहीं की, जदयू आदि किसी ने नहीं की, सपा, बसपा इन सब किसी ने नहीं की। सबसे बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जितनी हिस्सेदारी थी मुसलमानों की जो पॉपुलेशन में हिस्सेदारी उससे ज्यादा मुसलमानों को पुलिस में भर्ती किया।
उस जमाने में 8-9 की बात बता रहा हूँ आपको, तो उसमें वो लिखा गया कि सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन गुजरात में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। यहाँ आकर उन्होंने उसी चीज़ को किया कि और इसके लिए राज्य सरकारों को पुनः निर्देश जारी किया। 2019-19 का अगर आप देखें वार्षिक रिपोर्ट अल्पसंख्यक मंत्रालय के पेज नंबर 67 पे है शायद, देख लीजिएगा उसमें, मैंने कई बार मार्क करके लोगों को ट्विटर ऐप पे डाला है। तो उसको बेहतरीन तरीके से इन्होंने लागू किया। अब आप सोचो दंगा होता है। दंगा होता है तो एक तरफ तो आपको मुस्लिम दंगाई आते हैं, दूसरी तरफ पुलिस में मुस्लिम, ज्यूडिशरी में मुस्लिम, तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा? आप भटकते रह जाओगे, भयानक भटकोगे। आप तो आपको ये चढ़ा के संघी मरवा देंगे, फिर आपके साथ आपके लिए तो ना कानून में जगह है ना कुछ। तो उस चीज़ को जो कांग्रेस की आदि सरकार ने भी लागू नहीं किया, उस चीज़ को इन्होंने लागू किया और बहुत बुरी तरीके से लागू किया जो है, और इस तरह से उसके पूरे प्रावधान को जो हिंदू जो है उसको लागू किया। उसके बाद क्या किया इन्होंने हिंदुओं के लिए जो डैमेज है मेन बता रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से, अगर अब हम एक पूरा देखते हैं, शादी शगुन योजना मुसलमानों की बच्चियों को मिलती है, अल्पसंख्यक मतलब 70-80% मुसलमानों को मिलता है 51,000, यानी निकाह करो तो 51,000, गर्भ में बच्चा आएगा तो 6,000, बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके पालन पोषण के लिए पैसा, फिर वो पहली कक्षा में जाएगा और पीएचडी करेगा, सब पैसा उसको। तो जब किसी को अपने बच्चे पालने में, आईएएस आईपीएस बनाने तक में कोई खर्चा ही नहीं लग रहा है, तो वो तो भाई जनसंख्या विस्फोट करेगा। हिंदू को तो मुश्किल होता है कि एक बच्चा अच्छा पाले, दूसरा बच्चा पाले, तो उसको वो जनसंख्या नियंत्रण करता है। तो ये पूरी सरकारी योजना मुस्लिम फर्टिलिटी रेट बढ़ाने का एक बड़ा टूल है, पूरी तरह से टूल है, ताकि मुस्लिमों की जनसंख्या बड़ी संख्या में बढ़े। और इसलिए वो अपने आप को, कभी पठान का बच्चा पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं, आप देख ही रहे हो, और कि हमारे घर में अब्बास पलता था, हम ईद खाते थे, तो वो पूरी योजना दिख रही। तो इसलिए अभी जो प्यू रिसर्च का रिपोर्ट है, वो बता रहा है कि मुसलमानों की जनसंख्या भारत में बढ़ी, हिंदुओं की घटी है। या फिर इससे पहले जो कई अखबारों में रिपोर्ट आया कि मुसलमानों की आमदनी बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है। क्योंकि मुसलमानों को पूरी तरह से सरकारी नौकरी से लेकर मुद्रा लोन तक सारी फैसिलिटीज इन्होंने दी और हिंदुओं को उससे अलग किया। तो हिंदू कम्पीट ही नहीं कर पा रहा, उसके हाथ हाथ पांव बांध दिए गए हैं, वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहा और मुसलमानों को वो दौड़ाए जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद कि वो बहुत ज्यादा आगे होंगे और हिंदू समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा होगा, और ये सरकारी योजनाओं से किया जाएगा। इस भारत में अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट को, यहाँ का भारत का जितना कॉर्पोरेट है, वो सरकार से लाभ लेकर बहुत बड़ा बना है, अरबपति खरबपति। लैंड उनको 1 रुपए एकड़ मिलता है, आपको उनकी सारी सुविधाएं सस्ती मिलती है, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलता है, सब कुछ होता है, तब वो पैसे वाले बनते हैं। वही काम मुसलमानों के साथ है, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, ताकि आप बहुत ज्यादा ग्रो करो। और हिंदू जो है आगे 20-25 साल बाद स्थिति ये होगी कि आपको फिर कहा जाएगा कि तो क्या हो गया, जैसे अभी मोहन भागवत कहते हैं, या वो या मनमोहन वैद्य कहते हैं कि गौ मांस तो हमारे स्वयं सेवक खाते हैं, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया कि स्थिति आपके साथ बनेगी और फिर वो बहुत बुरी होगी। उसके बाद 2 और कानून बनाए जो हिंदू समाज को बहुत डैमेज करने वाले थे। पहला, मुसलमान समाज में आप देखो कि उनकी जो महिलाएं होती है, 4 विवाह करके भी पर्दा में रख के उनके घर के अंदर जो हो रहा है हलाला फलाल जो भी होता है होता है। लेकिन सबसे पहला काम किया कि आपको अडल्टरी को लीगलाइज्ड कर दिया, यानी विवाह से बाहर के रिश्ते को लीगलाइज्ड किया। दूसरा, समलैंगिकता को लीगलाइज्ड किया। अब आपको मैं बता रहा हूँ, मैं 2012 की बात है, साथ ध्यान से सर्च कर लीजिएगा, 10 या 12 की। उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता पे एक सरकार से पूछा था। तो मनमोहन सोनिया की सरकार के तो हम लोग विरोधी थे पूरा तरह से, लेकिन उन सरकार ने समलैंगिकता पे साफ मना किया, क्योंकि सोनिया कैथोलिक थी, कैथोलिक समलैंगिकता को स्वीकार नहीं करता, तो उसने समलैंगिकता पे मना किया। जब इनकी सरकार आई और समलैंगिकता पे पूछा गया तो कि इसको अपराध से बाहर किया जाए, तो खुद अटॉर्नी जनरल को खड़ा करके इन्होंने कहा कि हम इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सहमति रखते हैं, उनको अपराध से बाहर किया जाए, सबको जीने का हक है और ये है। और समलैंगिकता को पूरे देश में लागू करने के लिए कि हिंदू में स्वीकार हो जाए, मनमोहन भागवत ने महाभारत पे हमला किया, जिसके खिलाफ मैंने पुलिस में जाके शिकायत दर्ज कराई, और शायद पहला कोई हिंदू के तरफ से संघ प्रमुख पे शिकायत दर्ज कराई गई, मुस्लिम मुस्लिम कराते होंगे भले। तो वो आपके पूरे पारिवारिक ढांचों को तोड़ने का फिर काम शुरू किया, आपके सामाजिक ढांचों को तोड़ा, उसके बाद आपके पारिवारिक ढांचों को। और आज जो आप देख रहे हैं सोनम का हो, कितने जो केसेस हो रहे हैं कि अवैध संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी लीगलाइज्ड हो गया है, पत्नी किसी पुरुष के साथ जा सकती है,
पति किसी भी स्त्री के साथ जा सकती है। ये बिल्कुल अडल्ट्री का कानून जो है, अवैध संबंध को लीगलाइज़ किया, समलैंगिकता को लीगलाइज़ किया और अगली कड़ी इनकी समलैंगिक विवाह को लेकर है। जिसके कारण बहुत जब विरोध होने लगा देश में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को अभी जो है हम इस पे हम सहमति नहीं देते हैं। समलैंगिक विवाह इनका अगला टारगेट है, तो समलैंगिक तो उसपे पूरे समाज के ताने-बाने को छिन्न करना है। संघी खुद विवाह नहीं करते। आप अगर देखेंगे कि ये अपने ही संघ कार्यकर्ताओं के घर में जाते हैं, आज आज इनको महिलाएँ घुसने नहीं देती, स्थिति इनकी इस तरह की व्यवहार है। आपने देहरादून में सुना ही था, इनका कार्यालय का पूरा जो सीवर लाइन है, नाले कंडोम से जाम हो गए थे। क्या-क्या ये कर रहे हैं, आप यहाँ देख ही रहे हो, क्योंकि कोई अंदर से अध्यात्म थोड़े फूटा है कि ब्रह्मचारी हैं। ये लोग तो सेक्स सप्रेशन के शिकार हैं पूरी तरह से। तो ये लोग अपनी कुंठा को लीगलाइज़ कर रहे हैं कानून बनाकर। अडल्टरी को लीगलाइज़ कर रहे हैं, समलैंगिकता को लीगलाइज़ कर रहे हैं। और इस तरह से हिंदू समाज व्यवस्था पे, हिंदू परिवार व्यवस्था पे इन्होंने भयंकर आघात किया। उसके बाद तीसरा जो आघात हुआ, पहला आपको मैंने बता दिया समाज व्यवस्था पे प्रो मुस्लिम इस्लामाइजेशन, दूसरा आपको परिवार व्यवस्था पे ये हमने हमला बता दिया कानून बना के, और तीसरा इस मोदी सरकार ने जातियों में हिंदू समाज को खंड-खंड तोड़ दिया, खंड-खंड तोड़ा। अब देखिए आप 2015 में एससी-एसटी के प्रावधान को हमने बढ़ाया, 27 या 22 से हमने 47 किए। कुछ कानूनी बता रहा हूँ। एससी-एसटी पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाँच होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको ये पलट दिया। ओबीसी संवैधानिक दर्जा, ओबीसी में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऑर्डर कि केंद्र ही ओबीसी लिस्ट तय करे, क्योंकि हर राज्य कहीं पे अगर किसी राज्य में देखिएगा कि जाट को आरक्षण नहीं है, किसी राज्य में है, ये विसंगतियाँ जो है, तो उसको भी कानून बनाकर जो है अपने संसद में पलट दिया। उसके बाद अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ खड़ा किया, नव बौद्धवाद को बढ़ाया पूरी तरह से, और जातियों में जो हिंदू समाज जातियाँ भूल गया था, साथ में खाना-पीना चल रहा था, पॉलिटिकली ही जाति जिंदा था, उसको समाज में विभत्स रूप से फैलाया संघियों ने, विभत्स रूप से। और आज नवबौद्धवाद जो नवयान है, जो अम्बेडकर जी का चलाया हुआ है, आज हिंदू देवी-देवताओं को गाली देने से लेके नकली एससी-एसटी एक्ट फर्जी लगाने, उसमें ओबीसी पर, सवर्णों पर लगाने से आए, उसके लिए जो आप एससी-एसटी एक्ट लगाते हो, तो आपको पैसे मिलता है, आपको अवार्ड मिलता है एक तरह से कि आपने एससी-एसटी एक्ट लगाया, वो मुआवजे के नाम पे अवार्ड मिलता है। तो ये केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जो कहा, वो बहुत चिंताजनक स्थिति है कि जो वकील एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ खड़े होते हैं, उन पर लगाया जा रहा था कि कोई केस ना लड़ पाए। तो पूरे समाज को जातियों में, नवबौद्धवाद में छिन्न-भिन्न किया और जातिवाद फैलाया। और 5वां जो खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया था लगभग, उस खालिस्तान मूवमेंट को इन्होंने जिंदा किया। और जो अमेरिका में 300 साढ़े 300 जो खालिस्तानी थे, वो ब्लैक लिस्टेड, उन सबको लीगलाइज किया, पंजाब को डिस्टर्ब किया। तो हिंदू समाज के हर छोटे परिवार से लेकर, यानी आपके विवाह से लेकर और आपके समाज में जातियों तक, फिर देश में आपकी उपस्थिति को कम करने तक, सरकारी नौकरी में कम करने तक, योजनाओं में कम करने तक, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने हिंदू समाज को तोड़ने की योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया है। और आखिरी बात मैं आपको बता के, आप कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं? तो जब शीत युद्ध में था, दुनिया बटी हुई थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, उस कोल्ड वॉर में जो एक तरफ रशिया था, एक तरफ अमेरिका था, तो आपको कांग्रेस को हमेशा रशिया का सपोर्ट मिला, केजीबी का सपोर्ट मिला। संघ भाजपा जो ये संघी जनसंघी जब थे, ये सीआईए जो पूरे जेपी मूवमेंट पे आरोप लगे कि सीआईए के फंड से चल रहा है। मोरारजी देसाई पे किताबें लिखी गई है अमेरिका में। कोर्ट में उस किताब को मोरारजी ने चैलेंज किया, लेकिन वो उनकी मानहानि का केस ढह गया। $20,000 प्रतिवर्ष मोरारजी देसाई को सीआईए देती थी। राव को खत्म करवाया, जातियों में पहला मंडल कमीशन लाके। तो हिंदू समाज के स्ट्रेंथ को खत्म करना, ये संघियों के, जनसंघियों के प्रथम सरकार के एजेंडे से है। जनसंघ का एजेंडा मंडल कमीशन, दूसरा 67-68 मंडल कमीशन बनाया, और अल्पसंख्यक आयोग भी, पहला अल्पसंख्यक आयोग बनाया मोरारजी और वाजपेयी की सरकार ने। उसको आगे कांग्रेस ने बढ़ाया और मजबूत किया, आगे जाके उसको फिर मंत्रालय बनाया। पर अल्पसंख्यक बनाकर हिंदुओं से सिखों को अलग करना, बौद्धों को अलग करना, मुस्लिमों को आगे बढ़ाना, ये काम जनसंघियों ने किया था बड़े पैमाने पर। आप अगर उस समय का पढ़ेंगे, ये मोरारजी सरकार की ही देन है। तो ये जो अमेरिका का पूरा एजेंडा था हिंदू समाज को, क्योंकि अमेरिका में आप देखो ब्लैक लाइव मैटर्स,
पूरा ये मुद्दा रेसिज्म बहुत चलता है, रेसिज्म का पूरा मामला उनके एकेडमिया में सब में। तो भारत में रेसिज्म कैसे होगा? तो जातियों के ज़रिए होगा, अल्पसंख्यकवाद के ज़रिए होगा। तो वो जो पुश किया सीआईए ने, जो मोरारजी और वाजपेयी की सरकार में, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया। और जब आप जोड़ लेते हो कि जब बाबरी मूवमेंट हुआ दिसंबर 2092 में और 1 महीने बाद जनवरी 2093 में इनको अमेरिका ट्रेनिंग दे रहा है बुलाकर, और इनको नहीं, भाजपा के 4-5 नेताओं को, तो आपको पूरा एजेंडा क्लियर हो जाएगा अमेरिका सीआईए का, कि जो वो हिंदू समाज को डिस्ट्रॉय करने का इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं रेसिज्म आदि के आधार पे, उसको बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया इस सरकार में। इसलिए हिंदू समाज को मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डैमेज आज़ादी के बाद किसी और सरकार ने किया। मैंने आंकड़े दिए हैं और एक आखिरी 2 आंकड़ा और दे देता हूँ। मुस्लिम समाज को स्कॉलरशिप पूरे 67 साल में 3 करोड़ लोगों को मिला, मुसलमानों को। इन्होंने आके घोषणा की हम कि 5 करोड़ पहुँचा दिया, डबल सीधे कर दिया। वक्फ की प्रॉपर्टी 1 सवा लाख प्रॉपर्टी सिर्फ रजिस्टर्ड हुई थी। इन्होंने इसको 5-6 लाख प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवा दिया, और जब रजिस्टर्ड करा के मुसलमानों के संपत्ति को, वक्फ को लीगलाइज्ड कर दिया कि अब ये कागज आपका हो गया, तब हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए आए कि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, खत्म करने की जगह संशोधन कर रहे हैं। तो बहुत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से वो हिंदू समाज को स्नेह खत्म कर रहे हैं, परिवार लेवल, समाज लेवल और देश लेवल पे। हिंदू समाज का जब तक आंख खुलेगा, तब तक ऑलरेडी देर हो चुकी है, और ज्यादा देर हो जाएगी। और गुलामों की वैसे भी कहीं भी किसी को जरूरत नहीं होती। हिंदू समाज अगर इस गुलामी को नहीं छोड़ता है, तो इतना ज्यादा उनके साथ हो चुका है कि फिर वो अपने बच्चों को, आज आप अमेरिका भागोगे, पहले लोग कहते थे पैसे कहाँ, अमेरिका भागोगे, वहां भी दौड़ाया जा रहा है, हमारे छात्रों को हाथ में हथकड़ी और बेड़ी डाला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वहां की यूनिवर्सिटी में आपको दिक्कत है एडमिशन में। ब्रिटेन जाओगे, वहां के, तो भागोगे कहाँ? हिंदू समाज के लिए कोई जमीन इन्होंने नहीं छोड़ा है। और आज स्थिति ये हो गई हिंदू समाज की, तो वो गुलामों की तरह यस बॉस में लीन है। और किस तरह से वो धीरे-धीरे अपनी फैमिली से लेकर समाज और देश तक उसका नुकसान हो रहा है, ये उस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। अगर वो समझ ले, तो अभी भी कम बैक करने की क्षमता हिंदू समाज में हमेशा से रही है, रिवाइव करने की क्षमता हमेशा से रही है, कम बैक कर सकता है। और नहीं कर पाया, तो फिर बाकी जैसा चल रहा है चलता रहे। धन्यवाद।